हमारे साथ दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। पहले तो न्यूज 18 इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। जी, पहले तो हम महाराष्ट्र में चुनाव की बात करेंगे। महाराष्ट्र में माहौल क्या लग रहा है? लगातार बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो मुंबई पहुंच रहे हैं, रैली में सहयोग कर रहे हैं। माहौल कैसा लग रहा है? भाजपा में है माहौल, मोदी में है माहौल, और जिसको कहना चाहिए अब की बार 400 पार में सहायक है माहौल जी। और महायुति मिलकर समन्वय के साथ चुनाव लड़ रही है। बिखरी हुई, एक दूसरे से झगड़ती हुई, जनता की उम्मीदों को पर खरी न उतरती हुई जो ये महाविकास अघाड़ी है, जिसको यहाँ लोग महाविकास बिगाड़ी कहते हैं, कि इसने यहाँ पर मेट्रो रुकवा दिया, यहाँ पर अटल सेतु रुकवा दिया, यहाँ पर बुलेट ट्रेन रुकवा दिया, तो इसको लोग महाविकास बिगाड़ी कहते हैं। तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं और बीजेपी जनता जनार्दन के सहयोग से अपने जो पिछला रिकॉर्ड है उसको तोड़ने की तरफ बढ़ रही है। जी। मेरा दूसरा सवाल होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। काफी शुभ मुहूर्त जो है वो उसे बताया भी जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी बात करिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें कल जो जन सैलाब उतरा है, मैंने अद्भुत दृश्य पहले भी देखा है कि जब काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हो रहा था, बम बम बोल रही है काशी, मगन हुए काशी निवासी, ये उद्बोधन था। और आज मैं कह सकता हूं कि बम बम बोल रहा है काशी और प्रसन्न हुए भारत निवासी। आज पूरा भारत प्रसन्न है। आज गंगा का विशेष महत्व है। गंगा के तीरे पहुंचे हैं माननीय प्रधानमंत्री। आज गंगा सप्तमी है और गंगा सप्तमी में भी आज पुष्य नक्षत्र का योग है और रवि योग भी है, आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी है आज। और इस दिन गंगा का नाम मात्र लेने से ही सारे जितने कष्ट हैं वो दूर होने का उल्लेख अपने पुराणों में आता है। आज जो पुष्य नक्षत्र है 3 बजे तक का जो सर्वार्थ सिद्ध योग है, और उसी के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज अपना नामांकन किया है, मैं समझता हूं कि ये सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे भारतवर्ष के लिए है। तीसरा जो कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी का होगा, 10 वर्षों की जो एक विकास यात्रा थी, वो भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ, एक विकसित भारत जो 2047 तक जिसको पूरा करने की, यानी आजादी के 100 साल जब पूरे होंगे, उसे करने का जो एक लक्ष्य रखा है, उस यात्रा की तरफ बढ़ने का एक बहुत मजबूती के साथ कदम होगा। 111वीं बार प्रधानमंत्री मन की बात जून में जब 4 जून के बाद कहेंगे, तो मैं समझता हूं इस भारत का एक राजनीति की दशा और दिशा दोनों पूरे देश में बदलेगी। अभी तक 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो बीजेपी और उसके सहयोगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पा चुके हैं, ऐसा जो अनुमान आ रहा है अपने कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट से देखने में। और मैं कह सकता हूं कि जो 5वां चरण या उसके बाद का चरण है वो 400 पार की तरफ जाएगा। जी, देखिए, जहां पर आप लोग 400 पार के नारे लगा रहे हैं, वे विपक्ष कह रहा है कि 400 पार इस बार नहीं होना है, सिर्फ माहौल बनाने का प्रयास जो है वो बीजेपी करती नजर आ रही है। नहीं, ठीक है, बीजेपी माहौल बनाती है और विपक्ष माहौल बिगाड़ती है। विपक्ष अफवाहें फैलाती है और ये भी कहती है कि 400 आ गए तो वो जो है आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे। 10 साल से बीजेपी के पास 2/3 के ऊपर बहुमत रहा है, बीजेपी कर सकती थी। इन्होंने जो कांग्रेस की सरकारें रही, इंदिरा जी ने तो 56 बार जो विपक्ष की सरकारें थी उनको बर्खास्त किया। मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव से लेकर राजीव गांधी तक ने सरकारों को बर्खास्त करने का हिटलर शाही फरमान जारी किया और एक रिकॉर्ड बनाया था। मोदी जी ने 10 साल में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करी संविधान में। साहबानों के प्रकरण में संविधान में छेड़छाड़ की किसने? कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन कश्मीर से धारा 370 हट जाए, ये बीजेपी ने किया, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कभी भी नहीं किया। मोदी जी ने कहा है कि उनके रहते और बीजेपी के रहते किसी की हिम्मत नहीं है जो संविधान से छेड़छाड़ कर सके या आरक्षण की तरफ आंख उठा के देख सके।
जी मैं समझता हूं कि ये चुनाव इन विपक्ष की अफवाहों को, जो हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं का जवाब था, वो जनता ने स्वीकारा है। जी देखिए, हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार सभा हो रही है, रैली हो रही है। ऐसे में जिस तरीके से संजय राउत, उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? संजय राउत जी को लोग हंसी मजाक वाला एक मशखरा से ज्यादा नहीं देखते। प्रधानमंत्री को औरंगजेब बता देंगे। मैं समझता हूं उनको शर्म भी आना खत्म हो गई है। और जहां तक आदरणीय शरद पवार जी का प्रश्न है, शरद पवार जी अपने बारामती में भी हार रहे हैं, एक भी सीट नहीं पाएंगे, और बारामती में भी हारेंगे तो 1 लाख से ऊपर से हारेंगे। उनके राजनीतिक अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। और शायद इसीलिए उन्होंने बीजेपी की जीत को देखते हुए अभी कहा भी है कि छोटे दलों को, यानी उन्होंने शिवसेना को और अपने आप को कहा है कि राष्ट्रीय दलों में शामिल हो जाना चाहिए। बीजेपी की अपनी नेतृत्व, नियत और जिसको कहना चाहिए नीति है, उसके आधार पर कोई आता है तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसको अपनी नीति बदलनी होगी, अपनी नीयत बदलनी होगी, और नेतृत्व यानी मोदी जी को स्वीकार करना होगा। सनातन की रक्षा का जो अभियान है वो उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कौन हमारी तरफ आएगा, कौन नहीं आएगा, लेकिन राजनीतिक रूप में अस्तित्व 2 लोगों का निश्चित रूप में समाप्त होगा। ये एक है आदरणीय शरद पवार जी और आदरणीय उद्धव जी। जो उद्धव जी ने बीजेपी को 2019 में जो जनादेश मिला था, उसका, जनता के जनादेश का अपमान करके वो कांग्रेस के छल कपट में आ गए थे। बाला साहब जिनको कहते थे कि कांग्रेस की तरफ फूटी आंखों नहीं देखना चाहिए, उस कांग्रेस से जो राम की द्रोही है उसके साथ समझौता किया, जो राम को अस्तित्व को अस्वीकारती है उसके साथ में समझौता किया, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को गिरफ्तार किया, राम मंदिर का उत्सव मनाने वालों को गिरफ्तार किया। इसलिए जनता जवाब दे रही। पहले सदस्य गए थे, इस बार जनता और उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो उनसे अलग हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 तारीख के बाद पॉलिटिक्स में काफी ऊपर नीचे देखने मिलेगा, क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं कि डर जो है वो साफ तौर पर शरद पवार के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए हैं। तो क्या लग रहा है कि 4 तारीख के बाद यहां पर नजारा महाराष्ट्र में कुछ और देखने मिलेगा? नहीं, महाराष्ट्र ने पूरे भारत की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने काम किया है 10 सालों में, मैं समझता हूं आने वाला जो 5 साल है अद्भुत होगा, अनुपम होगा, एक अविस्मरणीय होगा, और भारत को मैं समझता हूं तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने के साथ साथ वो एक बड़ी महाशक्ति की तरफ बनने की ओर चलेगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं डर रहा है हार से, इसके लिए ऐसी सारे बयान और ऐसी सारी टिप्पणियां जो है वो करता नजर आ रहा है? देखिए, आप पता लगा के देखिए कि विचार मंथन चल रहा है विपक्ष में बड़ा जोरों का। 4 तारीख को उनको वक्तव्य क्या देना है। कुछ लोग तो ये इस बात पे निर्णय पाए कि वक्तव्य उनको ईवीएम के बारे में देना है, कुछ लोगों को वक्तव्य शासकीय शासन व्यवस्था के दुरुपयोग का देना है, कुछ लोगों को देना है कि मोदी जी ने लोगों को गुमराह किया है, और कुछ लोगों को जो है तमाम और नए नए प्रकार के आरोप तैयारी कर रहे हैं वो। और मैं समझता हूं कोई भी आरोप लगाएं, 4 जून को प्रधानमंत्री एक, जिसको कहना चाहिए, एक बहुत बड़े बहुमत के साथ में प्रधानमंत्री के लिए वो एनडीए की जीत के साथ ही वो घोषित होंगे। और भारत का ये एक स्वर्णिम युग होगा कि 100 वर्ष पूरे हों जब तक 2047 में, तब तक भारत एक महाशक्ति बनकर उभर कर आए। जी, अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने ओपन लेटर जो है वो मोदी जी को लिखा है कि वो उनके साथ इंटरव्यू जो है 1-on-1 करना चाहते हैं। इससे आप किस तरीके से? पहले राहुल जी को मोदी जी के वार्ड अध्यक्ष के साथ में इंटरव्यू करना चाहिए, और उस वार्ड अध्यक्ष, वो वार्ड अध्यक्ष भी वो स्वयं चुन लें। पूरे भारतवर्ष में वो बीजेपी के एक छोटे के कार्यकर्ता के साथ में अपना 1-to-1 कर ले, और फिर उनको लगे कि 1-to-1 में वो जीत गए हैं, तो फिर वो मोदी जी के या और किसी के बारे में सोचे। राहुल गांधी जी अभी मैं समझता हूं 52-54 साल के जो भी होंगे, इस अधेड़ावस्था में भी उनमें 16 साल का भी, क्या कहें 12 साल का भी जो वर्ष का जो एक
बालक होता है उसकी सोच से ऊपर उनकी सोच नहीं है। अभी उन्हें मैच्योरिटी आना बाकी है। आदरणीय राहुल जी को मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं कि 4 तारीख के बाद कम से कम वो अपने घर गृहस्थी के लिए उनके पास समय बचेगा, वो अपने घर गृहस्थी को बसाएं, साथ में परिवार में रहें। उनके जीजा जी आदरणीय वाड्रा जी कह ही चुके हैं कि हम लड़ेंगे। अब लड़े तो है नहीं वो, तो हमको लगता है वो घर में लड़ेंगे। तो अपने पारिवारिक सुख शांति के साथ वो रहें, क्योंकि वो राजनीतिक जो ऐश्वर्य जिसको वो समझ रहे हैं, राजनीतिक जो चुनौतियां हैं उसका वो सामना नहीं कर सकते और पारिवारिक तौर पे वो सफल हो, इसकी शुभकामनाएं उनको हो सकती हैं। क्योंकि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस रूपी ऐतिहासिक 100 साल पुरानी जो राजनीतिक इमारत है वो 4 जून के बाद मोदी तूफान में ढह जाएगी। जिस प्रकार के राम मंदिर को लेकर बयान दिए जा रहे हैं कि 4 तारीख को बाद अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो राम मंदिर का शुद्धिकरण जो है वो कराया जाएगा। जो स्वयं शुद्ध होगा वही शुद्धिकरण करा सकता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में को क्या जाने, कस्तूरी कुंडल बसाए मृग ढूंढत वनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखत ना है। सबको दिखाई पड़ सकते हैं राम, लेकिन कांग्रेस को नहीं दिखाई पड़ सकते, क्योंकि कांग्रेस उनके अस्तित्व को मानती नहीं। उसने कोर्ट में लिख कर दिया है, राम का जन्म का कोई प्रमाण नहीं, ये कोर्ट में लिख कर दिया है। राम सेतु बंधो रामेश्वरम है नहीं, ये कोर्ट में लिख कर दे दिया है। जो रामद्रोही है और एक उनका सहयोगी हैं जिनकी पार्टी ने कारसेवकों पर गोलियां चलाई हैं, तो जो स्वयं में अशुद्ध हो चुका है वो शुद्धता की बात कहां करता है। मुझे लगता है कि 4 जून के बाद इनकी स्वयं की शुद्धिकरण की जरूरत पड़ेगी, जिसमें इनकी बुद्धि की जो शुद्धि है वो हो जाए। ये भगवान की शुद्धि कोई नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस की बुद्धि की शुद्धि की आवश्यकता जरूर पड़ेगी 4 जून के बाद। मेरा आखिरी सवाल, 4 जून के बाद क्या माहौल पूरे देश में देखने मिलेगा? जिस प्रकार से लगातार 400 पार के नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी लहर जो है वो कई सारी जगहों पे दिख रही है, तो 4 तारीख के बाद क्या दृश्य पूरे भारत में देखने मिलेगा? एक शक्तिशाली भारत, एक सार्वभौमिकता के साथ आगे बढ़ने वाला भारत, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रत्येक स्थान पर बढ़ने वाला भारत, और एक ऐसा भारत जिसमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, ऐसा भारत जो शिक्षा के तौर पर विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसा भारत जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में औसत जो आयु है, अभी अगर आप 1947 में देखें तो 32 वर्ष थी, आज 70 वर्ष हो गई है। मैं तो कहूंगा कि ये स्वास्थ्य की इतनी अच्छी सुविधाएं हो कि औसत आयु भी बढ़े, लोगों में रोजगार आवे, नौजवानों में और बढ़े, किसानों की आमदनी दुगनी की तरफ बढ़ी है और तेजी के साथ बढ़े, और महिलाएं सशक्तिकरण हो। और जो सबसे पहला चीज प्रधानमंत्री ने चौथी कहा था, जाति, पहली जात युवा, दूसरी जात महिला, तीसरी जात किसान और चौथी जात गरीबी। 25 करोड़ लोग अभी गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। मैं समझता हूं कि जो तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री जी का, उसमें गरीबी की रेखा पर जितना अधिकतम लोग हैं, यानी गरीबी नाम की चीज, राहुल गांधी जी कहते हैं अमीरी मिटाओ, पहले इंदिरा जी कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी, गरीबी बढ़ गए, गरीब मिटने लगे। अब आज राजीव गांधी जी के बाद आज राहुल गांधी जी कहते हैं कि अमीरी मिटाओ, जितने अमीर हैं उनको मिटाओ, उनके पास से छीनकर गरीबों को दे दो। मोदी जी कहते हैं कि गरीब को उठाओ, ये एकात्म मानववाद है। कुएं में गिरा हुआ कोई व्यक्ति हो, दीनदयाल जी कहते थे कि ऊपर वाला नीचे झुके और नीचे वाला ऊपर उठे, दोनों के हाथ मिले और बराबर से खड़े हों। तो गरीब ऊपर समृद्ध बने, अमीर उसका सहभागी बने, भारत मजबूत बने, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में ये नेतृत्वकर्ता के रूप में विश्व में भारत बन सके, यह परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी की होगी। और जो 4 जून मैं आपके चैनल पर लिखवा रहा हूं कि भारतवर्ष में अब की 2 दिवाली मन चुकी हैं। 1 नवंबर में थी, लक्ष्मी जी की पूजा की दिवाली थी जो परंपरागत मनाते हैं। दूसरी दिवाली थी जो 22 जनवरी को अयोध्या में थी, रामलला की मंदिर की स्थापना के के बाद उनकी पूजन की थी। और तीसरी दिवाली 6 महीने के अंदर 4 जून को मनेगी, जिसमें भारत की साधु रूपी जनता की और बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की स्तुति पूजन की दिवाली होगी।
और हम सब लोग मिलकर इस सशक्त भारत की परिकल्पना के साथ में मनाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, वीडियो जर्नलिस्ट आनंद के साथ मैं श्रेया दुबे, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।